गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि लास्ट क्लास हम लोगों ने संगम साहित्य के बारे में डिस्कस किए थे, तो दोस्तों संगम साहित्य पढ़ने का मेन उद्देश्य यही था कि हम लोग संगम साहित्य के माध्यम से दक्षिण भारत के राज पढ़ेंगे। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग दोस्तों डिस्कस किए थे कि जैसे कि दक्षिण भारत के राज, तो दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि जहाँ यहाँ मौर्य साम्राज्य था उत्तर भारत में, हम लोगों ने दोस्तों देखे थे कि उत्तर भारत में जब मौर्य साम्राज्य था, यहाँ पर अगर आप ऐसे मैप बनाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर उत्तर भारत में जब मौर्य एम्पायर था प्राचीन काल में, तो उसी समय में यहाँ पर दोस्तों मेरा था चेर, चोल और पांड्य। तो तीन राज था। तो सवाल था दोस्तों कि जैसे यहाँ चेर दिख रहा है, यहाँ पे चोल दिख रहा है, यहाँ पर पांड्य दिख रहा है, तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य के समकालीन, मौर्य साम्राज्य के कंटेम्परेरी, उसका पैरेलल कौन सा राज था दोस्तों? तो जब उत्तर भारत में मौर्य साम्राज्य था, तो दक्षिण भारत में था दोस्तों चोल, चेर और पांड्य। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ते हैं चोल साम्राज्य के बारे में, और इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने दोस्तों देखा था संगम साहित्य। संगम साहित्य पढ़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि आप अगर चोल या चेर और पांड्य के बारे में जानना चाहोगे दोस्तों, तो आपको संगम साहित्य जानना जरूरी होगा, क्योंकि संगम साहित्य में दोस्तों चेर राजवंश, चोल राजवंश और पांड्य राजवंश का उल्लेख है। तो इसीलिए इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने संगम साहित्य के बारे में पढ़े थे। तो जो नए स्टूडेंट हो उनको अगर चोर या फिर चेल और पांड्य के बारे में जानना होगा, तो मेरे प्रीवियस लेक्चर वाले वीडियो आप देखिएगा दोस्तों। उसमें सबसे पहले हम संगम साहित्य के बारे में बताए थे कि संगम साहित्य का रचना किस प्रकार से हुआ था और किस प्रकार से संगम साहित्य में इन तीन राजवंशों का उल्लेख था। तो दोस्तों आपको एक बार प्रीवियस लेक्चर देखना होगा जो नए स्टूडेंट हो, और बाकी जो कंटिन्यूअस से देख रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो आज देखेंगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या, तो थोड़ा सा देखते हैं कि सबसे पहले दोस्तों आज हम लोग जैसे यहाँ पर दक्षिण भारत के राजवंश, तो आज हम लोग का टॉपिक है दोस्तों दक्षिण भारत के राजवंश। तो दक्षिण भारत के राजवंश में दोस्तों चेर है, चोल है और पांड्य है। तो सबसे पहले देख लेंगे दक्षिण भारत के राज, फिर समझेंगे यहाँ पर दो टेक्निकल टर्म है, एक है दोस्तों दक्षिण और एक है सुदूर दक्षिण। दक्षिण और सुदूर दक्षिण कहने का मतलब दोस्तों आप देखोगे, थोड़ा सा टेक्निकल चीज आप जानो। जैसे यहाँ पर दो टर्म है दक्षिण और सुदूर दक्षिण। तो दक्षिण और सुदूर दक्षिण में दोस्तों देखो कि विंध्य पर्वत, जैसे मान ले भारत का आप मैप देखो दोस्तों, तो भारत का दोस्तों आप जनरली मैप देखोगे तो इस मैप के तहत दोस्तों आपको दिखेगा कि विंध्याचल पर्वत के नीचे का जो इलाका है कृष्णा नदी तक, जैसे यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है दोस्तों। विंध्याचल पर्वत हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि दो भागों में बांटता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। तो विंध्याचल पर्वत से दोस्तों कृष्णा नदी तक, विंध्याचल पर्वत से कृष्णा नदी तक के इलाके को दोस्तों दक्षिण बोलते हैं, और सुदूर दक्षिण कहने का मतलब कृष्णा नदी से लेके पूरा एकदम नीचे तक का इलाका, केरल तक का इलाका। तो आप दोस्तों देखो एकदम केरल तक कर, इधर तमिलनाडु का इलाका जो कन्याकुमारी तक आप जाओ दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा इलाका को दोस्तों हम लोग बोलते हैं सुदूर दक्षिण। तो सुदूर दक्षिण कहने का मतलब रिमोट साउथ, एकदम लास्ट वाले इलाके में। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे कि चेर है, और यहाँ पर दोस्तों देखो कि चोल है, और यहाँ पर दोस्तों देखो कि पांड्य है। तो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म हम लोग को जानना जरूरी है, दक्षिण और सुदूर दक्षिण। अब देखेंगे दोस्तों कि हम लोग इसके आगे क्या पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आप दोस्तों देखोगे कि जैसे यहाँ तो देख लिए कृष्णा नदी के नीचे। अब जैसे हम लोग को पढ़ना है कि प्राचीन राजवंश, तो आप दोस्तों देखो कि यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं जैसे प्राचीन राजवंश, अभी हम लोग लिखे कि प्राचीन राजवंश के तहत हम लोग को अगर पढ़ना है चोल, चेर और पांड्य। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे ध्यान से कि एक मौर्य काल में जहाँ पर यहाँ पर अशोक का बात चल रहा है या चंद्रगुप्त मौर्य का बात चल रहा है, तो उस समय एक चोल और पांड्य है, चोल, चेर और पांड्य है। और एक मध्य काल में दोस्तों आपको पढ़ने में मिलेगा चोल, चेर और पांड्य। तो ये बात यहाँ टेक्निकल है दोस्तों, आपको दो कालों में पढ़ना होगा।
एक जब हम लोग मौर्य काल पढ़ेंगे मैंने प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में भी चोल चेर पांड है और मध्य काल में भी चोल चेर पांड है, और दोनों अलग अलग है दोस्तों, दोनों अलग अलग है। ये वाले दोस्तों जो चोल चेर और पांड है इसका संगम साहित्य में जिक्र है। संगम साहित्य, जो लास्ट क्लास में हम लोग संगम साहित्य पढ़ रहे थे, तो संगम साहित्य वाले दोस्तों हम लोग देखे थे कि तीनों में कैसे लिंक है। लास्ट वीडियो में हम बताए थे दोस्तों कि किस प्रकार से शिल्पाधिकारम में दोस्तों इलंगो जो था वो चोल से संबंधित था। फिर हम बताएं कि चेर राज सेन गुटवन कैसे जो कनगी पूजा को प्रोत्साहन देता, और जो संगम साहित्य को संरक्षण कौन दिया था, तो पांड्य राज। तो संगम साहित्य में दोस्तों जो चोल चेर और पांड है ये प्राचीन काल वाला है, और बाद के काल में भी दोस्तों देखोगे जैसे 9वीं शताब्दी के आसपास चोल का उदय होता है, जिसमें आप पढ़ोगे राजेंद्र चोल, राज प्रथम, फिर चेर और पांड। बाद में देखोगे पांड लोगों ने बहुत बड़ा गोपुरम वगैरह बनवाया था, चेर का भी आपका जिक्र मिलेगा दोस्तों। तो ये मध्य काल वाले, तो हम लोग का टारगेट है दोस्तों चोल चेर पांड जो प्राचीन काल वाले पढ़ेंगे। मध्य काल वाला का थोड़ा सा लिंक करवाएंगे, लेकिन मध्य काल वाला जब हम लोग मध्य काल पढ़ेंगे तब उसको पढ़ेंगे। लेकिन हमारे दिमाग में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि जब अगर आप चोल चेर और पांड पढ़ते हो तो इसको दो भागों में पढ़ना है, एक प्राचीन काल वाले चोल चेर पांड और एक मध्य काल वाले। तो आज हम लोग का जो टारगेट है चोल चेर पांड प्राचीन काल वाले है, जिसका लिंक संगम साहित्य से है। इसीलिए संगम साहित्य हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे दोस्तों, तो दिमाग में ये बात होना चाहिए। फिर आप आगे दोस्तों देखोगे आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो देखेंगे आज हम लोग जैसे 3 राज है तो चोल को पढ़ेंगे दोस्तों, चोल राजवंश। फिर देखेंगे चोल राजवंश के इतिहास, मतलब चोल राजवंश के बारे में जानने का स्रोत क्या है। तो मैक्सिमम स्रोत तो दोस्तों संगम साहित्य है, लेकिन इसके अलावा उत्तर भारत के और कुछ विदेशियों का भी स्रोत है। फिर देखेंगे इसके बाद फिर देखेंगे कि भाई महत्वपूर्ण राजवंश, मतलब चोल में कौन कौन राजा आया, सबसे ताकतवर राजा जैसे कारिकल का नाम आता है। फिर महत्वपूर्ण बंदरगाह और इसके राजधानी, महत्वपूर्ण बंदरगाह और राजधानी दोस्तों एग्जाम में हमेशा पूछा है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है बंदरगाह पूछना, पोर्ट्स। फिर पूछेंगे राजकीय चिन्ह कि चोल का राजकीय चिन्ह क्या था, और फिर मध्यकालीन चोल से थोड़ा सा लिंक कर देंगे। तो आज का टॉपिक दोस्तों हम लोग इतना ही चीज पढ़ेंगे, तो आप इसको ओवरव्यू देख लीजिए कि क्या क्या पढ़ेंगे, तो देख लेंगे थोड़ा सा। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि चोल राजवंश का जानने का स्रोत क्या है। फिर देख लेंगे कि महत्वपूर्ण उपलब्धियां उपाधि क्या लिए हैं, बंदरगाह और राजधानी, राजकीय चिन्ह और मध्यकालीन चोल से इसका लिंक कैसे। तो दोस्तों थोड़ा स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों स्लाइड के माध्यम से देखोगे हम लोग प्राचीन काल का चोल चेर और पांड पढ़ने जा रहा है, जिसमें आज हम लोग चोल पढ़ेंगे और मध्यकाल वाले बाद में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग का टारगेट होगा दोस्तों चोल के बारे में पढ़ने का। तो दोस्तों आप ये डायग्राम से देख सकते हो कि कृष्णा नदी के नीचे का इलाका, इसको सुदूर दक्षिण बोलते हैं। तो ये दोस्तों देख सकते हो कि तमिलनाडु का और आंध्र प्रदेश का इलाका में है, ये तमिलनाडु के इलाके में, केरल के इलाके में। तो चोल को दोस्तों आज पढ़ेंगे, और साथ ही यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ये डायग्राम में कि चेर का जो राजकीय चिन्ह यहाँ पर देखो दोस्तों धनुष, तीर धनुष दिख रहा है, और चोल का राजकीय चिन्ह बाघ और पांड का राजकीय चिन्ह मछली। तो दोस्तों यहाँ से एक सवाल हमेशा जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसका राजकीय चिन्ह क्या है। तो डायग्राम के माध्यम से दोस्तों राजकीय चिन्ह आप देख सकते हो। तो यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग भी यहाँ से यूपीएससी में पूछ लिया जाता है। अब थोड़ा सा ऊपर आते हैं दोस्तों, ये देख सकते हो दोस्तों कि चोल का इलाका, इसका राजधानी देखो दोस्तों, प्राचीन काल में आप देखोगे तो इसका राजधानी क्या उरैयर है। फिर बाद में तंजावुर भी बनता है दोस्तों, आप देखोगे मध्यकाल का राजधानी है। इसमें आप देखोगे पांड का राजधानी मदुरै दिया हुआ, और आप करूर पढ़ोगे किसका दोस्तों, चेर का राजधानी। तो यहाँ से भी राजधानी से भी एक सवाल आता है दोस्तों, संगम एज जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो राजधानी से भी एक सवाल आता है। तो यहाँ से भी दिमाग में रखिएगा, प्रीलिम्स में अक्सर सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि चेर का राजधानी कहाँ था, चोल का राजधानी कहाँ था, और पांड का राजधानी कहाँ था, और साथ ही जो भी बताएं कि राजकीय चिन्ह क्या था। तो वहां से प्रीलिम्स में सवाल बनाए जाते हैं दोस्तों। ये दोस्तों देख सकते हो कि बाघ है, यहाँ पर चोल का राजकीय चिन्ह बाघ है। फिर यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि चेर का राजकीय चिन्ह धनुष है और पांड का राजकीय चिन्ह मछली है दोस्तों। तो यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है,
तो दोस्तों आपको दिमाग में इसको रख के चलना है। अब हम लोग जिस प्रकार सिलेबस डिजाइन किए थे, सबसे पहले देखेंगे चोल जो राजवंश है, तो चोल राजवंश का जानने का इतिहास क्या है कि जो चोल हम लोग पढ़ेंगे, तो चोल में संगम साहित्य तो है ही, संगम साहित्य के अलावा उत्तर भारत का कोई स्रोत है क्या, या फिर विदेशियों का कोई स्रोत है क्या? तो विदेशियों में देखोगे यूनानी लेखक, रोमन लेखक और श्रीलंकाई लेखक भी दोस्तों इन लोगों का जिक्र किए हैं। तो आज हम लोग दोस्तों देख लेते हैं जहां से मैक्सिमम सवाल पूछा जाएगा। तो आप दोस्तों यहां पर देख सकते हो, जैसे यहां पर शिल्पाधिकारम, ये महाकाव्य था दोस्तों। तो आप हम लोग जब लास्ट क्लास में जो नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा सा पिछले वीडियो मेरा देख लेंगे, उसमें हम लोग 5 महाकाव्य का जिक्र किए थे कि 5 महाकाव्य था जो संगम साहित्य के बाद, जैसे संगम में पहला संगम, दूसरा संगम, तीसरा संगम, 3 संगम युग हम लोग पढ़े थे, जिसमें बोले थे अगस्त ऋषि अध्यक्षता किए थे, दूसरा का और पहला का और अंतिम का नकीरेर जो किए थे। और उसमें देखो सेकेंड वाले जो सम्मेलन था उसमें दोस्तों आप देखोगे कि तोल्काप्पियर जो है, तोल्काप्पियम एक तमिल व्याकरण लिखे थे। लेकिन उसके बाद के कालों में दोस्तों देखोगे महाकाव्य का रचना हुआ। जैसे हम तुलना किए थे कि उत्तर भारत में जैसे रामायण और महाभारत, और ग्रीक में तुलना किए थे जो होमर का आप पढ़े थे इलियाड और ओडिसी। उसी प्रकार दोस्तों शिल्पाधिकारम जिसका लेखक है दोस्तों इलंगो, और एक है मणिमेखले जिसका है सतनार। इसका शिल्पाधिकारम और मणिमेखले का जो प्रेम कहानी था लास्ट क्लास वाले लेक्चर में हम बताए थे, तो दोस्तों उसको आप देखोगे तो यहां से सवाल पूछेगा, यहां से सवाल पूछता है कि शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है, तो इलंगो है, और मणिमेखले कौन है, तो सतनार है। इसको तुलना किया जाता है दोस्तों किससे, तो इसको तुलना किया जाता है रामायण और महाभारत से, या फिर इलियाड और ओडिसी से जो ग्रीक लिटरेचर है। तो दोस्तों यहां से प्रीलिम्स का सवाल बनाया जाएगा, इसको दिमाग में रख के चलना है। यहां से मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक और स्टेट पीएससी भी यहां से दक्षिण भारत से सवाल पूछते हैं। इसके अलावा फिर देखोगे दोस्तों ये 2 तो ज्यादा जो अंडरलाइन है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप देखो शिवगंज सिदामनी से भी पूछा जाता है, इसका जो तिरुत देवर इसके लेखक है। हालांकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप दोस्तों आप इसको याद कर सकते हो अगर पूछ लिया जाए तो। फिर 8वीं सदी में इरैयानार के बारे में दोस्तों आप देखोगे कि जो इनका भाष्य है उसमें भी थोड़ा सा जिक्र है, लेकिन जो मेन जो अंडरलाइन है दोस्तों वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको टारगेट करना है तो नहीं भी है। फिर आप दोस्तों तमिल व्याकरण तोल्काप्पियम दोस्तों यहाँ पर जो है कि लेख, यहाँ पर लेख है, साहित्य व्याकरण है, जिसका लेखक कौन है दोस्तों, तो तोल्काप्पियर। और यहाँ पर मणिमेखले का क्या है, तो शीतले सतनार, शीतले सतनार। तो राइट साइड में लेखक है, इलंगो लेखक है, शीतले सतनार लेखक है, तोल्काप्पियर लेखक है। और इधर दोस्तों एक प्रकार का क्या है, तो महाकाव्य है, शिल्पाधिकारम मणिमेखले, और यहाँ पर तोल्काप्पियर तमिल व्याकरण है। तो यहाँ से दोस्तों अक्सर सवाल पूछा गया है, जिसको हम अंडरलाइन करके चल रहे दोस्तों, मैक्सिमम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानिए। और यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, और मैक्सिमम लोग इसको गलत करके आते हैं, क्योंकि अधिकतर जो साउथ हिस्ट्री बहुत कम लोग पढ़ना पसंद करता है, जबकि आपको मैक्सिमम यूपीएससी का ही फेवरेट टॉपिक है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते दोस्तों। फिर उत्तर भारत में तो लास्ट क्लास में भी जिक्र किए थे दोस्तों। उत्तर भारत में हम बताए थे कि अशोक के शिलालेख 2 और 3 में हम बताए थे कि किस प्रकार केरला पुत का जिक्र वगैरह किया गया है। फिर हम बताए थे कि किस प्रकार से जो कलिंग राजा खारवेल जो है चेदी राजवंश का था, जो उड़ीसा के क्षेत्र में था, यहाँ पर जो उड़ीसा के क्षेत्र में कलिंग का राजा है, वो अपने आप को हाथी गुफा अभिलेख में कहता है कि मैं चोर, चेल और पांड को जीता हूं, मतलब ये तीनों को जीतने वाला है। तो कहीं ना कहीं हाथी गुफा अभिलेख में। तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि चोल का इतिहास सिर्फ संगम साहित्य में नहीं है, संगम साहित्य के अलावा उत्तर भारत के भी सोर्सेस में दिख रहा है। तो आपको यहाँ से दिमाग में लगा के चलना है कि यहाँ से भी सवाल अक्सर पूछे जा सकते हैं, कि भाई यहाँ से भी सवाल आ सकता है। फिर दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे सूत पीटक और विनय पीटक, ये भी दोस्तों हम लोग देखे थे पहली बौद्ध संगीति में सूत पीटक और विनय पीटक का रचना हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर दिमाग रखिएगा। फिर कलिंग तो बताए देंगे खारवेल का। फिर कात्यायन का टीका जो दोस्तों लास्ट क्लास में इसका जिक्र किए थे हम लोग, कि जो पाणिनि ने जो संस्कृत व्याकरण लिखा है, संस्कृत व्याकरण का नाम है अष्ट अध्यायी,
और वही पाणिनि है जो नंद राजवंश महापदानंद के दरबार में था। इनका व्याकरण पर ही कमेंट लिखे हैं, टीका लिखे हैं जो कात्यायन, उसमें भी थोड़ा सा दोस्तों आप देखोगे दक्षिण भारत के जो राजवंश है इनका जिक्र है। फिर आप दोस्तों इसके अलावा दक्षिण भारत हम लोग देख लिए कि संगम साहित्य में जिक्र है, उत्तर भारत भी देख ले। विदेशियों में क्या जिक्र है क्या, तो विदेशियों से दोस्तों यहां से सवाल पूछा गया है। तो आप देखोगे मेगास्थनीज है दोस्तों, इंडिका बुक में जिक्र किया, पांड्य राजा के बारे में बताया कि मोतियों का देश है और वहां पर व्यापार के बारे में बहुत ज्यादा उल्लेख किया। साथ ही साथ मेगास्थनीज पांड्य के बारे में भी बताया था कि मातृसत्तात्मक समाज होगा। फिर दोस्तों आप देखोगे इधर प्लिनी ने भी इसका जिक्र किया है। टोलमी का जो भारत का भूगोल, यहां पर पूछा है कि टोलमी के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया, तो भारत का भूगोल। प्लिनी के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया, तो नेचुरल हिस्ट्री का। मेगास्थनीज के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया, तो इंडिका। और एक दोस्तों ये बुक है अज्ञात लेखक, इसके लेखक के बारे में नहीं है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। इरिथियन सी कहने का मतलब दोस्तों रेड सी के बारे में बात है। अगर आप देखोगे कि यहां से लाल सागर के बारे में दोस्तों आप देखोगे, तो यहां से लाल सागर से दोस्तों आप देखो कि यहां से व्यापार होता था, तो यहां से व्यापार होता था, तो इरिथियन सी इसी के बारे में बोला गया। लाल सागर रेड सी के बारे में बोला गया, तो लाल सागर के बारे में बोला गया। इसका लेखक का पता नहीं है, लेकिन ये बताया है कि रोमन व्यापार बहुत ज्यादा होता था। चोल और चेर और पांड्य के साथ रोमन का व्यापार था, इस बुक में लिखा गया। और दोस्तों यूपीएससी और बीपीएससी दोनों में यहां से सवाल पूछा है दोस्तों कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक कौन है, तो उसमें था नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज सही था, लेकिन बहुत लोग या तो प्लिनी या तो टोलमी या तो ट्रेबो मार दिए थे। और यूपीएससी में मैच द फॉलोइंग में पूछा था दोस्तों। तो सोचिए कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी जो बुक है कितना इंपॉर्टेंट है, जो रोमन व्यापार के बारे में बताया दोस्तों। तो यहां पर आप देख सकते हो कि सारा का सारा महत्वपूर्ण है। विदेशी सोर्स भी है, संगम साहित्य के अलावा विदेशी स्रोत भी है जो दोस्तों चोल चेर पांड्य के बारे में उल्लेख करता। फिर श्रीलंका के जो बौद्ध साहित्य है, श्रीलंका के बौद्ध साहित्य उसका नाम है दोस्तों दीपवंश और महावंश। यहाँ यूपीएससी में पूछा है कि दीपवंश और महावंश किससे संबंधित है। एक ब्राह्मण ग्रंथ, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, तो बौद्ध ग्रंथ से साहित्य है, रिलेटेड है। दूसरा कि महावंश और दीपवंश कहाँ का साहित्य है, एक भारत का, चीन का, श्रीलंका का या फिर नेपाल का, तो श्रीलंका का। दोस्तों यूपीएससी में सवाल पूछा गया है, तो इसीलिए आपको इस दिमाग में रखना है। जितना भी फैक्ट अगर हम यहाँ पर लिखवा रहे हैं तो सबसे यूपीएससी और स्टेट पीएससी में खास करके सवाल पूछा गया है। जितने सारे जो सोर्स बताए हैं, संगम साहित्य के सोर्स या उत्तर भारत के सोर्स या विदेशियों के सोर्स, हर जगह से दोस्तों सवाल पूछे गए हैं। तो ये दोस्तों हमारा सोर्स था कि अब तक किन किन सोर्स के माध्यम से हम लोग संगम साहित्य के चोल और चेर और पांड्य के बारे में जान सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं थोड़ा कि कुछ महत्वपूर्ण राजवंश जो चोल में है। चोल में ज़्यादा नहीं, 2-3 राजवंश है जो खास करके कारिकल का एक बहुत बड़ा योगदान है। बाकी राजवंश को आपको याद नहीं करना है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर दक्षिण भारत के इतिहास में चोल बहुत ही प्रसिद्ध थे। और यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों इसका विस्तार आप देख सकते हो। तो यहाँ पर चोल का जो इलाका यहाँ देख सकते हो, तो इसमें दोस्तों तमिलनाडु और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश का इलाका, थोड़ा सा तेलंगाना को भी टच करता है। तो ये चोल का क्षेत्र है, कृष्णा नदी के नीचे का इलाका है, तो आप देख सकते हो। और यहाँ से सवाल पूछता है कि चोलों का राजधानी, तो आप देखोगे दोस्तों उरैयर। बाद के कालों में दोस्तों तंजावुर भी हुआ था, तंजौर, और इसको इसी को नाम चेंज करके तंजौर। तो यहाँ पर दोस्तों की प्रारंभिक राजधानी आप दोस्तों देख सकते हो। तो पहला हो गया मंतूर, उरैयर और तंजावुर। ये तीनों में सबसे ज़्यादा उरैयर से सवाल पूछता है दोस्तों। तो आपको इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलना है। पूछेगा कि मंतूर या उरैयर तंजावुर किस राजवंश के राजधानी थे, एक चोल, पांड्य, चेर। तो आपको चोल को याद रखना, क्योंकि यहाँ से सवाल अक्सर प्रीलिम्स में पूछा जाता है। तो और खास करके जो नेट का एग्जाम दे रहे हैं, जैसे मान लें जिनका हिस्ट्री हो, नेट का एग्जाम हो, तो नेट के एग्जाम में भी दोस्तों पोर्ट फेवरेट टॉपिक होता है, और यूपीएससी में भी जनरली पोर्ट फेवरेट टॉपिक होता है। तो यहाँ से पोर्ट से या बंदरगाह से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसको आपको दिमाग में रखिए, यहाँ से सवाल आएंगे। दूसरा आप साथ ही साथ सेकेंड क्वेश्चन देख सकते हो कि
इसका राजकीय चिन्ह क्या है? तो चोल का राजकीय चिन्ह दोस्तों बाघ दिख रहा है। तो 2-3 सवाल तो यहीं से बन गए। इसका चोलों को राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ था। इनका राजधानी क्या था? इनका शहर क्या? और इसका क्षेत्र क्या? तो यहाँ से दोस्तों 3-4 सवाल आपको दिख जा रहे हैं कि जहाँ से सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। फिर थोड़ा सा ऊपर आते हैं दोस्तों, इसमें आप देखोगे कि हाँ, चोल राज को कोरोमंडल या चोल मंडल, यहां पर दोस्तों एक वर्ड नहीं लिखा, चोल मंडल, चोल मंडल या कोरोमंडल के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों चोल राजवंश को। तो यहाँ ये पॉइंट को आप याद रख के चलिएगा। तो यहां से सवाल दोस्तों पूछ सकता है। अब थोड़ा राजवंश में देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण राजा के बारे में जिक्र करोगे। चोल साम्राज्य को चोल मंडल या कोरोमंडल कहा जाता था। तो देख लिया। राजधानी में दोस्तों आप देखोगे यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए, यहां से सवाल अक्सर पूछता है। तो उरैयर दोस्तों इसका राजधानी था, जो कि कहाँ? तिरुचिरापल्ली, जिसको तिरुचनापल्ली भी बहुत लोग बोलते हैं। तिरुचिरापल्ली के पास है दोस्तों। और खास करके उरैयर कपास के लिए जाना जाता था दोस्तों। यूपीएससी में सवाल पूछा गया, मैच द फॉलोइंग। तो दोस्तों या फिर नेट का एग्जाम जो देते हैं तो समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चोल का राजधानी कहाँ था? उरैयर है, जो किस शहर के पास था? तो तिरुचिरापल्ली के पास था या तिरुचनापल्ली के पास था, जो कि कपास के लिए फेमस होता। दोस्तों कपास, यहाँ से जो कपास का व्यापार होता था रोमन साम्राज्य के साथ, तो इसके लिए बहुत ही फेमस था दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो सूती कपड़ा के लिए क्या था? कपास से क्या होगा? सूती कपड़ा। और उनका व्यापार दोस्तों किससे होता था? रोम से व्यापार होता था। और इसी का जिक्र इरिथियन जो हम लोग पढ़े थे, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, तो उसी में दोस्तों इसी का जिक्र था। तो यहां से सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने हम फैक्ट दोस्तों यहां पर लिख के चल रहे हैं, तो किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम हो, या तो आप जनरल कंपिटेटिव दे रहे हो, वनडे दे रहे हो, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, या नेट का एग्जाम भी दे रहे हो दोस्तों, तो मान के चलो कि नेट में भी इससे ज्यादा डीप में और नहीं पूछ सकता। तो इसको आप ध्यान में रख के चलो दोस्तों। यहां पर है कि प्रथम जनरली 3-4 राजा हुए हैं दोस्तों। तो अब हमें बस कारिकल का याद लेके चलना है। ऐसे चोल राजवंश में 3-4 इंपॉर्टेंट राजा हैं, लेकिन सभी राजा को याद नहीं करना है। सबसे ताकतवर राजा कारिकल है, बस उसको हम लोग पढ़ेंगे और बाकी किसी को नहीं पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए आप लोग देख लीजिए कि भाई पहला राजा का क्या नाम था। तो आप देख सकते हो प्रथम राजा उरैयो पहरर। तो दोस्तों आप देख सकते हो उरैयो पहरर को बारे में आप पढ़ सकते हो। ये प्रथम राजा है, लेकिन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी आप देख के चल सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट राजा है एलारा। एलारा इसलिए राजा इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि यह श्रीलंका को जीता है। तो पूछ सकता है कि कौन ऐसा चोल में राजा है? इसके पास 9 सैनिक था दोस्तों। आप देखो कि भारत का यहाँ पर अगर श्रीलंका है तो इसके पास चोल यहाँ पर है, तो यहाँ जाने के लिए दोस्तों जहाज का जरूरत होगा, नाव का जरूरत होगा। तो इसके पास बहुत बड़ा नौसेना था। नौसेना के माध्यम से दोस्तों श्रीलंका को इन लोग जीता था। तो यहाँ पर जो बाद के कालों में भी श्रीलंका को जीता गया। जब मध्यकालीन चोल पढ़ोगे तो आप देखोगे राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम श्रीलंका को जीता है, लेकिन प्राचीन काल में भी किसने जीता है? तो एलारा ने जीता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लो। यहां से सवाल पूछेगा कि प्राचीन काल में किस चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय हासिल किया था? तो दोस्तों एलारा को आप दिमाग में रखोगे। और यहां पर इस फैक्ट को देख लो दोस्तों कि चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और लगभग 50 वर्षों तक श्रीलंका में शासन किया। इसके पास एक कुशल नौसेना थे। बिना कुशल नौसेना का दोस्तों श्रीलंका को आप जीत नहीं सकते। इसके लिए आपको नौसेना का आवश्यकता होगा। तो दोस्तों यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिए और इसको दिमाग में डाल के रखिए। फिर आगे थोड़ा फैक्ट देखते हैं। यही है दोस्तों राजा एलारा, जो आप इसको हम लोग देखें, यही है जिस चोल शासक ने श्रीलंका को 50 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद दूसरा सबसे ताकतवर राजा कारिकल है। इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट मानिए। कारिकल बहुत सबसे ताकतवर राजा यही माना जाता है चोल में। तो दोस्तों कारिकल का मतलब होता है जला हुआ टांगों वाला। इनका पैर जला हुआ था। इसके बारे में कहा जाता था कि इसके बारे में व्याख्या किया गया कि अगर समुंदर के रास्ते से भी जाता था तो हवा इसके दिशा में मुड़ जाती थी। मतलब अतिशयोक्ति लगता है, कुछ ज्यादा ही कभी इसके बारे में तारीफ कर दिए। तो कहीं ना कहीं इनके बारे में कारिकल का मतलब हो दोस्तों जला हुआ टांगों वाला।
और इनके तारीफ में कहा जाता था कि जिधर भी समुंदर की ओर जाते थे हवा इनके दिशा की ओर मुड़ जाता था। अब थोड़ा देखिए कारिकल का महत्वपूर्ण योगदान क्या है दोस्तों। आप देखोगे कि एक तो आप देखोगे यहाँ पर कि कावेरी पट्टनम के पास देख सकते हो दोस्तों पुहार बंदरगाह, कावेरी पट्टनम का निर्माण, जो पुहार है इसको कावेरी पट्टनम भी बोलते हैं दोस्तों। पुहार का निर्माण यहाँ पर पूछा जाता है कि पुहार शहर का निर्माण किसने किया, तो कारिकल। पुहार बाद में दोस्तों देखोगे पुहार भी राजधानी बनता है किसका, चोल का। तो आप दोस्तों देखोगे यहां पर क्या हो गया, पुहार, जो कि कहां बाद में ये भी क्या कहलाता है दोस्तों, कावेरी पत्तनम। तो अभी दोस्तों पुहार और कावेरी पत्तनम दोनों को दिमाग में डाल के चलिए, क्योंकि यहां से सवाल आएगा ही आएगा। इसके पहले उरैयर देखे थे, तंजावुर देखे थे, लेकिन यहां दोस्तों इसको दिमाग में चलिए कि फैक्ट है जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। और इसने दोस्तों देखो कि यहाँ पर क्या श्रीलंका, चोलों का पहला महानतम शासक श्रीलंका से 12,000 गुलामों को बंदी बनाकर भारत लाया और कावेरी नदी के एक बांध बनाया। यहाँ से पूछा जाता है कावेरी नदी पर बांध जो बनाया था किसने बनाया था दोस्तों, कावेरी पे बांध बनवाया था। तो कावेरी पे बांध यही दोस्तों कारिकल बनवाया था। सोचो कितना ताकतवर था कि श्रीलंका से मजदूर को ले आया था और वहां से मजदूर को ला के दोस्तों यहाँ पर बांध बनवाया था। यहाँ पर बोला गया कि लगभग 12,000 श्रीलंका के गुलामों को लाया था और 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ताकतवर राजा कारिकल चोल साम्राज्य में। तो इसीलिए दोस्तों कारिकल से हमेशा सवाल पूछा जाता, जनरली सामान्यतः एग्जाम में पूछा जाता कारिकल किस राजवंश का राजा था, चोल, चेर, पांड। तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा चोल। और साथ ही इसका योगदान क्या था, तो पुहार शहर या पुहार बंदरगाह किसने बनवाया था, तो कारिकल ने बनवाया था। तो यहां से भी दोस्तों आप एक सवाल दिमाग में लेके चलिए कारिकल के बारे में। अब थोड़ा ऊपर इंपॉर्टेंट आते हैं दोस्तों। कारिकल प्रसिद्ध राजा ही तो जाने, इसका दूसरा नाम तिरुमावलन भी है दोस्तों। कारिकल का जो आप देखोगे तमिल नाम में आप देखोगे तो तिरुमावलन भी बोला जाता है इसको। प्रसिद्ध राजा लगभग 600 ईस्वी के पास, जली टांगों वाला, इसी का जो कारिकल का मतलब दोस्तों होता है जली टांगों वाला। समुद्र की हवा इसके अनुसार बदल जाता था। इसके बारे में दोस्तों जो भी हम लोग बता रहे थे, जो कि ऐसा अतिशयोक्ति लगता है, लेकिन इस राजा के तारीफ में कवि ने ऐसा कहा है, तो हम लोग को उतना दिमाग नहीं लगाना है बस। अब देखो पुहार, इसको दूसरा नाम भी दोस्तों क्या है, जनरली नेट में सब एग्जाम बहुत पूछता है कि पुहार का दूसरा नाम क्या है, तो पंपू पुहार, जो कावेरी पट्टनम के नाम से आज दोस्तों जाना जाता है। यही कावेरी पट्टनम के नाम से जाना जाता है। इसका स्थापना किसने किया दोस्तों, तो कारिकल। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अभी जो 160 किलोमीटर का जो बांध बनवाया, जो 1200 भी दोस्तों देख सकते हैं, इसके बारे में तो ऑलरेडी देख चुके कि श्रीलंका से लगभग इतना सैनिकों को लाके, दासों को लाके, 12,000 के दासों को लाके बांध बनवाया। फिर वेनी के युद्ध में कहा जाता है दोस्तों कि कारिकल इतना ताकतवर होता है कि जो वेनी का युद्ध होता है, यहाँ से अक्सर सवाल पूछा कि वेनी का युद्ध कौन जीतता है। तो वेनी के युद्ध में दोस्तों देखो कि जो है कि चेर को भी और पांड को भी हराता है, और साथ में अन्य सरदारों को भी। यहाँ पर 11 अन्य सरदार। तो दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पर अक्सर पूछा जाता है कि कारिकल को किस युद्ध के लिए जाना जाता है, तो कारिकल को वेनी के युद्ध के लिए जाना जाता है, क्योंकि कारिकल में इसने चेर को भी हराया, पांड को भी हराया और 11 अन्य सरदार को भी हराया। तो यहाँ पर दोस्तों वेनी का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको वेनी का युद्ध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिए, यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा। जितने सारे मैं बोर्ड पे फैक्ट लिखा हूँ दोस्तों, सब यूपीएससी, स्टेट पीएससी और वनडे एग्जाम का फैक्ट है, उसी के हम कहानी के टर्म में यहाँ पर बोर्ड पे लिखे हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर वागई परन दलाई, यहाँ पर देखो वागई पारन दलाई में 9 राजकुमारों को हराया। हालांकि आप देख सकते हो कौन से युद्ध में 9 राजकुमारों को हराया। हालांकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेनी है। वेनी का युद्ध ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों वागई पारन दलाई से। क्यों? क्योंकि वेनी के युद्ध में इसने पांड चेर को दोनों को हराया, जो इसका ताकतवर विरोधी है। बाकी इसमें 9 राजकुमार को तो उतना महत्वपूर्ण है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेनी का युद्ध है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो, लेकिन मैं फैक्ट के लिए लिख दिया हूं कि वागई पारन दलाई को भी दिमाग में रखा जाए। जनरली अगर जो नेट एग्जाम देते उनसे पूछ लिया जाता है। श्रीलंका को भी जीता सिलोन। दोस्तों श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। तो सिलोन को भी देखे दोस्तों कि किस प्रकार श्रीलंका को जीता,
और वहां से मजदूर को लाया और बांध बनवाया, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। फिर यहां पर दोस्तों आप तोंडाईमन इलेंडीरायन एक कवि था दोस्तों इसी के दरबार के समय में, तो इसको आप बस इंपॉर्टेंट मान सकते हो। हालांकि उतना बहुत टेक्निकल चीज़ है तो बहुत कम पूछा जाएगा, फिर भी आप देख सकते हो तोंडाईमन इलेंडीरायन, तो ये क्या था, कवि था। तो यहाँ से दोस्तों अगर पूछ ले किसके दरबार में था दोस्तों, तो किस समय का कवि है, तो कारिकल के समय है। अपने कविता में उन्होंने कहा कि अच्छी तरह शासन करने के लिए एक राजा के पास मजबूत व्यक्तिगत चरित्र होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं नैतिकता का बात ही कवि करता दोस्तों, कि राजा को सिर्फ युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध के साथ साथ उसके अंदर नैतिकता भी होना चाहिए, एक अच्छा चरित्र होना चाहिए, ताकि लोगों का कल्याण कर सके, प्रजा का कल्याण कर सके। इसके बारे में दोस्तों इलेंडीरायन बताया है। तो दोस्तों यहाँ से अगर प्रीलिम्स का सवाल बनाया जा सकता है तो इस फैक्ट को भी याद रख सकते हैं दोस्तों। फिर एक और महत्वपूर्ण कवि आप देख सकते हो द्वारा, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पर कटियालूर, जो किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, तो पटिनापलाई के द्वारा लिखा गया। यहाँ कटियालूर जो है दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, हाँ सही है, पटिनापलाई के द्वारा लिखित है। तो इसमें व्यापार के बारे में वर्णन है, तो है दोस्तों तमिल शब्द और टेक्निकल है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीलिम्स वगैरह का एग्जाम को टारगेट करके देख सकते हो तो ये भी एक महत्वपूर्ण कवि है, जिसमें अगर पूछ लिया जाए तो दोस्तों इसमें व्यापार का बारे में वर्णन है। फिर दोस्तों यहाँ तो शिल्पाधिकारम के बारे में ऑलरेडी जान रहे हो कि इलंगो दोस्तों कारिकल का भतीजा था, जो हम लोग पढ़े थे, कारिकल का भतीजा था इलंगो, जो शिल्पाधिकारम लास्ट कहानी हम लोग पढ़े थे कि कैसे कोवलन और कनगी के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार होता है। बाद में अगर जब पायल चोरी के कारण दोस्तों जब कोवलन का मृत्यु होता है तो सती हो जाती है कौन दोस्तों, कनगी, जो लास्ट लेक्चर में हम कहानी पूरा डीप में बताए थे, तो दोस्तों आप देख सकते हो। तो यहाँ पर इलंगो अडिगल शिल्पाधिकारम लिखा, जो किसका है, कहा गया कि कारिकल का भतीजा है, कारिकल के उत्तराधिकारियों के। और बाद में अब दोस्तों देखोगे कि अब सवाल है कि चोल साम्राज्य में बस यही 3-4 राजवंश थे, जिसमें इलारा और आपको कारिकल को याद रखना है, बाकी महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद के कालों में देखोगे दोस्तों कि जब कारिकल के बाद आप अभी देखोगे, कारिकल के बाद आप देखोगे दोस्तों कि जो इसका उत्तराधिकारी होगा, तो हम अभी देखें कि 2 राजधानी था। एक आप देखोगे सबसे पहला राजधानी था उरैयर और बाद वाला राजधानी था पुहार। तो चोल 2 भागों में बट गए थे, कुछ चोल जो रहते थे उरैयर में और कुछ चोल रहते थे पुहार में। तो जब कारिकल मरा तो दोनों एक दूसरे को क्लेम करने लगा। आप देखोगे कि उरैयर वाला बोल रहा था, उरैयर वाला कह रहा है कि मैं असली मालिक हूं, और पुहार वाला बोल रहा था कि मैं असली उत्तराधिकार हूं। तो दोस्तों दोनों में देखोगे कि पुहार वाले चोल में और उरैयर वाले चोल में युद्ध हो जाता, आपस में लड़ जाता, और इसके कारण देखो कि आपस में लड़ने के कारण दोस्तों चोल साम्राज्य का पतन हो जाता है, क्योंकि चेर राजवंश और पांड्य राजवंश इसको क्या करते हैं, अपने में मिला लेते हैं। कुछ कुछ चोल बचते हैं लेकिन उतना ताकतवर नहीं बचते हैं। बाद के कालों में दोस्तों देखोगे 9वीं शताब्दी में फिर से चोल उभर के आता, तो ये तो प्राचीन काल का चोल था, संगम साहित्य का चोल था। तो आज जो हम लोग दोस्तों पढ़े संगम साहित्य का चोल था, लेकिन फिर से दोबारा ये चोल जन्म लेगा मध्यकाल में। तो थोड़ा सा आप लोग को लिंक करवा देते हैं, थोड़ा सा जिज्ञासा होना चाहिए पढ़ने का कि भाई जो प्राचीन काल का चोल, जब इस चोल का अंत होगा तो दोबारा कब उभरेगा, तो दोबारा दोस्तों उभर के आएगा मध्यकाल में 9वीं शताब्दी में। पड़ोसी राज चेर और चोल क्या करता है, इसका क्षेत्र पे कब्जा कर लेता है और कुछ क्षेत्र को पल्लव भी जीत लेता है। अब देखो बाद के कालों में जब कुछ इलाका इसका चोल का जो बचा यहाँ पर दोस्तों, कुछ इलाका पल्लव ले लिया, कुछ चेर ले लिया, कुछ पांड्य ले लिया, तो इस प्रकार चोल का अंत हो गया। लेकिन 9वीं शताब्दी में दोस्तों देखोगे कि जिस प्रकार अभी पल्लव इसका राज को ले लिया, कारिकल के मृत्यु के बाद कारिकल का उत्तराधिकारी कमजोर था, इसलिए पल्लव, पांड्य और चेर इसके साम्राज्य को ले लेता है। लेकिन 9वीं शताब्दी में जब चोल फिर से उभर के आएगा तो पल्लव को भी रिप्लेस करेगा, पांड्य को भी रिप्लेस करेगा और चेर को भी रिप्लेस करेगा। हम लोग देखेंगे दोबारा फिर से चोल बहुत ताकतवर बन के उभरेगा।
अब उभरेगा तो थोड़ा सा हल्का सा हिंट्स हम दे रहे हैं, क्योंकि मध्यकालीन चोल हम लोग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन हल्का सा थोड़ा सा जिज्ञासा के लिए आपको हिंट्स दे रहे हैं दोस्तों कि मध्यकालीन चोल। देखो यहां पर दोस्तों, मध्यकालीन चोल में जो आएगा तो विजयालया, विजयालया जो मध्यकालीन चोल का संस्थापक है। यहां पर जब पढ़ोगे दोस्तों कि मध्यकालीन चोल का संस्थापक कौन है, तो विजयालया। इसका राजधानी क्या है, तो तंजौर या फिर तंजावुर। अपने को क्या बोलता है, नरकेसरी। और इसका, इसी वंश का सबसे ताकतवर राजा दो है, एक का नाम है राज प्रथम और एक का नाम है राजेंद्र प्रथम। तो दो राजवंश सबसे ताकतवर बनकर उभरा है मध्यकालीन चोल में। तो आप देखोगे दोस्तों, इसको थोड़ा सा अगर आप देखना चाहोगे तो आपको मैं बता दूं कि यहां का जो इलाका है, मैं अभी थोड़ा सा इसको मैप के माध्यम से दिखा देता हूं। आप देखोगे दोस्तों कि किस प्रकार से यहां पर जो श्रीलंका है, तो जो राज होता है दोस्तों, राज क्या करता कि आधा यहां से दोस्तों, आधा श्रीलंका को जीत लेता है, श्रीलंका का उत्तरी भाग को जीत लेता है। जो राज आता है तो श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीत लेता है। और इसके बेटा जो आता है राजेंद्र प्रथम पूरे श्रीलंका को जीत लेता है। और तो और दोस्तों आप देखोगे कि राजेंद्र प्रथम इधर गंगा पार करके आप दोस्तों यहां पर पाल वंश को भी हराता, महिपाल को, और गंगई कोंड चोल का उपाधि लेता कि गंगा को जीतने वाला। तो दोस्तों आप देखो कि जब 9वीं शताब्दी में दोबारा चोल उभर के आएगा तो फिर से ताकतवर बन के आएगा, इसके पास फिर से नौसेना ताकतवर होगा, जिसके कारण श्रीलंका को जीतेगा। और साथ ही गंगा में चले जाओगे दोस्तों तो गंगई कोंड चोल, मतलब गंगा को जीतने वाला चोल। तो दोस्तों देख सकते हो कि राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, बाद में देखोगे राज के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर जो बनाया गया, जो भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों आप पढ़ोगे, बृहदेश्वर मंदिर, तो बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों राज वन के द्वारा बनाया गया, जिसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है। इतना खूबसूरत मंदिर है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि बाद के चोल भी उभर के आया तो ताकतवर ही था। तो आप यही दोस्तों देख सकते हो इस मैप में, यहां पर कि चोल दोबारा भी उभर के आएगा तो ताकतवर ही होगा। देख सकते हो दोस्तों, यहां चोल जब दोबारा आएगा तो पूरा श्रीलंका को जीतेगा। दोबारा जब आएगा दोस्तों तो यहां पूरा का पूरा इस श्रीलंका को जीत लेगा इन लोग। फिर आगे आप दोस्तों देख सकते हो, यहां पर विजयालय चोल का, यहां पर राज यहां पर जो लिख चुके ऑलरेडी, इसके बारे में आप देख सकते हो दोस्तों कि विजयालय चोल वंश का संस्थापक हो, इसका राजधानी तंजावुर है। जो मध्यकालीन चोल है उसके बारे में बात कर रहा है। उत्तरी श्रीलंका को जीता और राजेंद्र प्रथम पूरा श्रीलंका को देखा, दक्षिण पूर्व एशिया को जीता, फिर इधर आप देखो गंगा को भी जीता। आप देखो गंगई कोंड चोलम, गंगा को जीतने वाला चोल। आप देखो पाल वंश का जो राजा है महिपाल, तो महिपाल को दोस्तों राजेंद्र प्रथम हराता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो आप नीचे देख सकते हो कि इसमें बंदरगाह, जनरली यूपीएससी और स्टेट पीएससी में शहर और बंदरगाह बहुत पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सवाल है कि जैसे यूनानी नावक हिपाटस ने मॉनसूनी हवाओं को खोज किया। मॉनसूनी हवाओं को खोज करने का मतलब था दोस्तों कि मॉनसूनी हवाओं की दिशा में जब जहाज को या नाव को ले जाया जाता था तो व्यापार करना आसान होता था। तो आपको पता चल जाए किस मौसम में हमें जहाज किस ओर ले जाना है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका मेन रोल है, हिपाटस द्वारा मानसूनी हवाओं का खोज हुआ, इससे व्यापार में मदद मिला। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है दोस्तों कि पश्चिमी तट पर कौन कौन बंदरगाह है। पश्चिमी तट कहने का मतलब अगर भारत का दोस्तों मैप बनाओगे तो ये दोस्तों पश्चिमी तट के इलाके में कौन कौन बंदरगाह दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ देख लो, मुजरिस, भरूकच, सोपारा और कल्याण, ये सब पश्चिमी तट वाले इलाके में दोस्तों बंदरगाह है। अब कह रहा पूर्वी तट में कौन कौन बंदरगाह है, तो दोस्तों ताम्रलिप्त जो पश्चिम बंगाल के पास है, पूर्वी तट इधर दोस्तों,
तो यहाँ पर ताम्रलिप्ति जो पश्चिम बंगाल के पास है, और दोस्तों देख सकते हो अरिकमेडु हो गया दोस्तों, तमिलनाडु तट के पास है। तो दो बंदरगाह दोस्तों आपको याद रखना, एक ताम्रलिप्ति एक अरिकमेडु जो पूर्वी तट पे है, और दोस्तों पश्चिमी तट पे दोस्तों ये चार को याद रखना है, मुजरिस, भरूकच, सोपारा और कल्याण। यहां से यूपीएससी का दोस्तों सवाल पूछा गया है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था प्राचीन चोल के बारे में। कल हम लोग देखेंगे प्राचीन चेर के बारे में, और चेर में भी दो शाखा में पढ़ेंगे, एक प्राचीन काल में और एक मध्य काल में। फिर पढ़ेंगे दोस्तों पांड को भी दो शाखा में पढ़ेंगे, एक प्राचीन पांड और एक मध्य पांड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।